गुरेज वैली एक ऐसी जगह है कि इंडिया नीचे है और चारों तरफ माउंटेन्स के ऊपर पाकिस्तान की पोस्ट्स हैं। सो अगर पाकिस्तान अगर शेलिंग कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, बॉम्ब शेलिंग हो रही है, तो सीधे इंडिया के जो गांव वहाँ पर बसे हैं वहाँ पर सीधे हिट करता था। वहाँ पर आज भी लोगों के घरों में बंकर्स हैं। मेरी कजिन बोल रही थी 2-3 दिन पहले, वो मुझसे काफ़ी छोटी है, कि यार भैया मुझे केदारनाथ जाना है। मैंने बोला क्यों? कि मैंने रील्स में देखा है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो रील्स पे देख के, इंस्टाग्राम पे देख के जाते हैं और 2-3-4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद वो लोग रुक जाते हैं कि यार अब मुझसे नहीं होगा। जैसे जैसे सन सेट होता रहता है, पैंगोंग के कलर्स चेंज होते हैं कम से कम 7 से 8 कलर में। तो जैसे हमारा इंदौर है, जैसे हमारा ऋषिकेश है, वैसा ही श्रीनगर है। तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि जाओ, बिल्कुल बेझिझक जाओ। सोलो ट्रैवलिंग पे मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि यार लोग आपको जज नहीं करते आप क्या हो क्या नहीं हो। एक फ्री माइंड से आपकी लोगों से बातचीत होती है। क्योंकि अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो और उसके बाद बावजूद होटल्स में रुक रहे हो, तो मुझे नहीं लगता सोलो ट्रैवलिंग करने का कोई मतलब है। सो वेलकम टू अंडरडॉग माइंड्स। और ये पॉडकास्ट हमारा काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ आ रहे हैं समर्थ भैया, जिन्हें मैं काफ़ी छोटा था तब से जानता हूँ और वो आजकल काफ़ी सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर से केरल तक ट्रैवल कर चुके हैं वो, और गुजरात से लेकर सिक्किम तक, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, उन्होंने काफ़ी इंडिया को कवर करा है। तो वो इस पॉडकास्ट में उनके एक्सपीरियंस बताएंगे, खासकर कश्मीर का एक्सपीरियंस कि 2023 में आखिर कश्मीर कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, वहाँ पे अभी कुछ चीज़ें सेफ हुई है या नहीं हुई है, कुछ अनएक्सप्लोर्ड लद्दाख के बारे में बताएंगे वो, उनका क्या अनुभव रहा, और हॉस्टल कल्चर आफ्टर लॉकडाउन, हॉस्टल कल्चर में कैसा इम्प्रूवमेंट आया है, कैसे काफ़ी कुछ चीज़ें आसान हो चुकी है, कुछ चीज़ें महंगी हो चुकी है, कुछ चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं, कुछ अलग अलग मार्केट्स के बारे में, कुछ लोकल फूड्स के बारे में, और ख़ासकर 4 धाम उत्तराखंड के जो 4 धाम है वहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है। 2023 में इतना क्राउड वहाँ पे जा रहा है, किन चीज़ों में आसानी हो रही है, किन चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं, उसकी प्रॉपर ग्राउंड रिपोर्ट उनके पास है। अगर आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखें। शायद ही ये चीज़ें आपको आपका ट्रेवल गाइड शायद ही बताए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखें। लेट्स आवर शो बिगिन। 3, 2, 1। वेलकम समर्थ भैया। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि तू काफ़ी टाइम से मुझे बात कर रहा था कि भैया कब करना है, और हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था दोनों को, बट आज टाइम मिला है। तो आई होप हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाए और बहुत अच्छा टाइम निकले। भैया आपको ऐसा क्या है जो आपने मतलब सोलो ट्रेवलिंग करा? मतलब मैं हर तीसरे दिन देखता हूँ, तो कभी आप ऋषिकेश में हो, कभी कश्मीर में हो, तो कभी सिक्किम में हो, मतलब 2-2, 3-3 दिन के भी अंतराल में। तो ऐसा क्या आपको वो ट्रिगर करता है कि मैं ट्रेवल करूँगा? पता नहीं, मुझे लगता है शायद ये 2019 की बात है और उस समय कुछ था नहीं ऐसा, ना टिकटॉक ना इंस्टाग्राम रील्स और ऐसा कुछ था नहीं। मैं जस्ट रात को बैठा था और अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एकदम से दिखा कुछ समथिंग ट्रैक का दिखा यार कि ये केदारकंठा एक ट्रैक है कुछ, और मैंने आज तक ट्रैक ऐसा सच कभी किया नहीं था। तो मुझे लगा कि यार देखना चाहिए क्या है। फिर मैंने देखा कि यार ये बिगनर्स लोग कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा बहुत देखा कौन क्या कंपनी है, कैसे ले जाती है, और उस समय मैं अकेला ही था, जस्ट मैं फ्री हुआ था, तो मैंने सोचा यार चलना चाहिए। तो मैंने जस्ट लास्ट नाइट देखा, अगले दिन कंपनी वाले से बात करी, और वो मेरा फर्स्ट सोलो ट्रैवल था। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सच मैं अकेले जाऊंगा, बिकॉज मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मुझे लोगों की कंपनी बहुत पसंद है जाने की और साथ की। बट मैंने सोचा है कि एक नया एक्सपीरियंस है, जाना चाहिए। तो मैं गया ट्रैक पे, केदारकंठा ट्रैक मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। एक रात पहले देखा और लगा 5 नाइट 6 डेज़ का कुछ थ्रिलिंग सा है, तो मैंने सोचा बुक करते हैं, देखते हैं। मैंने नेक्स्ट डे बुक किया और 1 या 2 वीक के बाद मैं फिर उस ट्रैक पे चला गया। वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी आपकी? वहाँ से एग्जैक्ट मेरी सोलो ट्रैवल की जर्नी शुरू हुई थी, और चूंकि उस जर्नी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। मुझे नए नए लोग मिले थे जिनको मैं कभी आज तक देखा नहीं था। बहुत सारे लोग ग्रुप में आए थे। इनफैक्ट हम लोगों का जो 20 लोगों का जो ग्रुप था, उसमें हम 2 सोलो ट्रैवलर थे और सब लोग ग्रुप में आए थे, और सब लोगों से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। इनफैक्ट वो आज तक मेरे टच में है और काफ़ी क्लोज टच में है।
बातें होती रहती हैं 1-2 वीक में समथिंग। मुझे लगा यार कि नहीं, सोलो ट्रैवल एक अच्छा है, तो इसको मैं देख सकता हूँ, आगे कुछ टाइम के बाद एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बट जब मैं उस ट्रैक से आया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कंटिन्यू करूँगा सोलो ट्रैवल, बट वो फिर 1 आध साल के बाद हो गया वो चीज़। जैसे क्या ऐसा चेंज होता है, मतलब एक किसी की भी लाइफ में, जब वो उसका थोड़ा पर्सपेक्टिव लाइफ के प्रति बदल जाता है, खासकर सोलो ट्रैवलिंग में? यार मुझे ऐसा लगता है कि कोविड ने हमारी लाइफ को बहुत हिट किया, और बहुत बुरा हिट किया लोगों की लाइफ में। सो अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की 2020 में, तो आई थिंक 3 या 4 महीने का लॉकडाउन लगा था अक्टूबर तक। सो 3-4 महीने में मैं इतना कैद हो गया था घर पे, मुझे लगा यार कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए, मैं ऐसे तो रह नहीं पाऊंगा। और उस समय सिर्फ फ्लाइट्स ओपन हुई थी, कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, कोई बसेस नहीं चल रही थी। मैंने बोला यार कुछ भी हो जाए, जाना तो है ही सही। फिर मैंने डिसाइड करा कि यार ऋषिकेश जाता हूँ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। और मन था अंदर से बहुत कि केदारनाथ बद्रीनाथ भी जाना है और सब कुछ करना है। लकीली सब कुछ हो गया। बट वो कहते हैं ना, कोविड के टाइम पे लोग इतने घर पे रह रहे के अंदर से बोर हो गए थे, आप कह सकते हो, तंग आ गए थे, कि उनको लगा यार कि कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। तो जैसे ही कोविड की फर्स्ट वेव रिलैक्सेशंस हुए, सब कुछ, इनफैक्ट मैं नहीं, मुझे बहुत सारे लोग मिले वहाँ पर, तो सब लोग का यही सेम पर्सपेक्टिव था। तो आई थिंक कोविड के बाद ये सोलो ट्रैवलिंग का, आप जो कह सकते हो, वो ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। जैसा आप इतना सारा ट्रेवल करते हैं, आप बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज़ करते होंगे, तो सोलो ट्रेवलिंग में कुछ अगर आप हमें रिकमेंड करना चाहें? जब फर्स्ट टाइम जा रहा था ऋषिकेश, तो उस समय मेरे अंदर से मन था कि यार केदारनाथ तो बद्रीनाथ भी जाना है, बट ऋषिकेश तक तो मैं अकेले जा सकता हूँ। बट उस समय इतना अंदर से नहीं हो पा रहा था कि यार मैं केदारनाथ बद्रीनाथ भी चला जाऊंगा अकेले। तो मुझे था यार कोई तो होना चाहिए जाने के लिए। और चूंकि उस समय जस्ट कोविड के रिलैक्सेशन हुए थे, तो कोई मेरा दोस्त जाने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने गूगल पे सर्च करा सोलो ट्रैवलिंग ऐप्स वगैरह सब कुछ। मुझे बहुत सारे एप्लीकेशंस मिले, बट रेटिंग्स और रिव्यूज़ के हिसाब से मुझे एक एप्लीकेशन मिला ट्रैवल बडी करके। सो ट्रैवल बडी एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जैसे सपोज अगर मुझे कहीं भी जाना हो, मुझे अगर केदारनाथ जाना हो, मुझे कन्याकुमारी जाना हो, अगर मैं अकेला हूँ या 1-2 के ग्रुप में हूँ, मुझे कंपनी चाहिए, तो उसमें मैंने पोस्ट कर दिया था कि आई वॉन्ट टू गो टू द केदारनाथ एंड बद्रीनाथ ऑन सो एंड सो डेट्स, इफ समवन इज इंटरेस्टेड प्लीज़ लेट मी नो। सो मुझे 1-2 दिन तक तो कुछ पता नहीं चला, बट जस्ट जाने के 1 दिन पहले मुझे पंजाब से एकदम से सेम एज ग्रुप का एक बंदा था, उसका मुझे पिंग आ गया कि मैं और मेरा दोस्त केदारनाथ बद्रीनाथ और साथ में चौपटा तुंगनाथ का भी सोच रहे हैं इस डेट पे, तो आर यू इंटरेस्टेड करके। सो मैंने जस्ट फ़ोन पे बात करी, मुझे लगा कि लोग सही हैं, इनके साथ जा सकता हूँ। तो मैंने केदारनाथ बद्रीनाथ के हिसाब से पैकिंग करी, बिकॉज वहाँ का वेदर और वो सब कुछ बहुत रहता है, आप कभी भी जाओ। और नेक्स्ट डे मैं ऋषिकेश पहुंच गया, 2 दिन ऋषिकेश पहुंच के तीसरे दिन वो लोग आ गए, और उनके साथ में फिर निकल गया केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए। होटल्स वगैरह के लिए कौन सी ऐप वगैरह यूज़ करते हैं? यार जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो मैं मोस्टली सोलो ट्रैवलिंग से पहले तो मैं हमेशा मेक माई ट्रिप और गो आई बी बो से ही लोग जाते थे। बट सोलो ट्रैवलिंग के बाद से मुझे लगा कि कुछ मैंने मेक माई ट्रिप वगैरह पर देखा, बट मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। तो मैंने booking.com पे देखा फर्स्ट टाइम, जब मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था ऋषिकेश। तो मुझे लगा कि यार हॉस्टल्स के मैंने रिव्यू देखे, बिकॉज मुझे ऐसा था कि अगर मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं हॉस्टल्स प्रीफर करूँ एज कम्पेयर टू होटल। बिकॉज अगर आप अकेले हो, तो अगर आप हॉस्टल्स जाते हो, डॉर्म्स में रुकते हो, तो आपको लोगों की कंपनी मिलती है, फिर आपको फील नहीं होता कि यार मैं एक सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो और उसके बाद बावजूद होटल्स में रुक रहे हो, तो मुझे नहीं लगता सोलो ट्रैवलिंग करने का कोई मतलब है। तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक हॉस्टल है, बहुत अच्छा हॉस्टल है, तो उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो मैं वहीं रहा। फिर उसके बाद भी जब बहुत बार गया तो बहुत टाइम तक वहाँ रहा। फिर उसके बाद में अगर ऋषिकेश में हो तो फिर मैं एक अपने होटल में शिफ्ट हो गया परमानेंटली। कहीं ना कहीं बजट प्लानिंग भी करते हैं या आप बजट बिल्कुल भी नहीं देखते हैं? मैं जब फर्स्ट टाइम गया था अपनी ट्रिप पर कोविड के बाद से, तब मैं बिल्कुल बजट प्लानिंग पे गया था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपना 2 दिन का ऋषिकेश का स्टे हटा दूं, तो मैंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौपटा तुंगनाथ, चंद्रशिला जाना आना इन अ प्रॉपर गाड़ी, डिज़ायर थी हम लोगों के पास में, टैक्सी थी इनफैक्ट। और केदारनाथ में आते समय हेलीकॉप्टर से आना, और एक एक रात हर जगह रुकना, ये मैंने मेरी पूरी ट्रिप करी थी 10,000 रुपीज़ में। हर जगह रुकना, खाना, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। तो अगर आप चाहो तो आप बजट ट्रिप कर सकते हो। हम लोग 300 रुपये में रुकते थे, बिकॉज एक्चुअल में उस समय इतना रश भी नहीं था हर जगह, तो काफ़ी चीज़ें सस्ती थी। अब तो काउंट ही नहीं कर सकते आप कितना महंगा हो गया सब कुछ। उस समय चीज़ें काफ़ी सस्ती थी, तो मेरी बजट में 10,000 रुपीज़ में तीनों ट्रिप 5 दिन कंप्लीट हो गए थे, और बहुत ही अच्छी ट्रिप रही थी वो।
इनफैक्ट उसी के बाद जब वो मेरी ट्रिप अच्छी रही थी, मैं ट्रैवल बडी से लोगों के साथ गया था और मुझे लगा कि नहीं, हमें और लोगों के साथ जा सकता हूँ, तो मैंने मेरी और दूसरी ट्रिप्स पे भी ट्रैवल बडी का एप्लीकेशन का यूज़ करा और वो भी बहुत अच्छी ट्रिप्स रही। आप कहीं पर जा रहे हैं तो उसकी रिसर्च करते हैं पहले प्रॉपर कि वहाँ पे क्या क्या मैं कर सकता हूँ, या सीधे हॉस्टल वाले ही सब बता देते हैं, या हॉस्टल में ग्रुप बनता है तो बहुत सारी जगह वो ले जाते हैं? इसमें दोनों चीज़ें हैं। आजकल ये चीज़ हो गई है कि अगर लोग जा रहे हैं, जैसे हॉस्टल है या हॉस्टलर में आप जा रहे हो या और किसी भी हॉस्टल में आप जा रहे हो, अगर अब कोई जाता है तो वहाँ के जो भी रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट डेस्क मैनेजर रहते हैं वो लोग बता देते हैं कि यार आप सो एंड सो जगह पर जा सकते हो। बट जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी तो इतना हॉस्टल कल्चर भी नहीं था, बिकॉज ये हॉस्टल कल्चर जस्ट कोविड के 5-6 महीने बाद आया है। तो मैं अगर किसी भी जगह जा रहा हूँ, जैसे मैं बनारस गया था 2 दिन के लिए, अब वो भी अकेला गया था, सो मैंने यूट्यूब पे लोगों के व्लॉग्स देखे, जो लोग पहले से बनारस में जा चुके हैं। व्लॉग्स देखने से क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी हिडन प्लेसेस पता पड़ती हैं। जैसे अगर मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ किसी को लेके और उस समय वीकेंड है, तो मैं उसको लेके वो जगह, अगर आप किसी से भी पूछोगे यार मुझे ऋषिकेश जाना है, वो बोलेगा यार मुझे राम झूला और लक्ष्मण झूला जाना है। बट अगर अब वो मुझसे अब पूछेगा कि मुझे ऋषिकेश जाना है, तो मैं उसको बोलूंगा कि नहीं यार तू मेरे साथ क्यारकी चल, तू मेरे साथ कुंजापुरी चल। लोगों ने ये नाम सुने हुए नहीं रहते हैं। मैंने भी नहीं सुने। हाँ, तो ये जगह ऐसी है कि मतलब अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है, बट जो नया आ रहा है उसे नहीं पता है। बट वहाँ पे एटलीस्ट ऐसा है कि आप शांति से अपने लोगों के साथ बैठ के चिल कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। तो इट्स बेटर टू डू रिसर्च समटाइम्स। अगर आप कहीं पर भी एक किसी नई जगह पर जा रहे हो या आप किसी को जानते हो तो बात अलग है, वो आपकी हेल्प कर देगा। बट अगर नहीं जा पा रहे हो तो आप रिसर्च करो, व्लॉग्स देखो, आपको उससे पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो मैं अपनी आइटनरी बनाता हूँ। अब मैं ऐसा नहीं करता, अब तो हर जगह इतने लोग हो गए हैं कि कोई ना कोई हेल्प कर देता है। बट जब मैं पहले जाता था तो मैं ज़रूर ऐसा करता था, और वो ट्रिप ऐसी हो जाती थी कि हर चीज़ टच हो जाती थी मुझसे आराम से। सोलो ट्रेवलिंग में आप ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते, क्योंकि जैसे कोई साथ में रहता है तो चलो 2 बैग भी रख लिए तो वो हेल्प कर देगा। तो आप कितना पैकेजिंग किस हिसाब से करते हैं? यार वैसे अगर कोई ट्रैक पे जा रहा है या फिर और कहीं जा रहा है तो उसको लगता है कि यार मैं थोड़ा कम सामान ले जाऊं, बिकॉज मुझे ही रक्सैक उठाना पड़ेगा और समथिंग जो भी है। बट मेरे साथ ये चीज़ थोड़ी सी अलग रहती है। मैं अगर कहीं पर भी जा रहा हूँ, सो आई थिंक एक मूवी थी दे दना दन आई गेस, उसमें गोविंदा और उसका रोल रहता है परेश रावल का, और वो एक शॉप पे शॉपिंग या समथिंग कुछ करते हुए रहते हैं और वो बोलता है कि यार, वो फॉरेन में रहते हैं एक्चुअली, वो कहता है वो कुछ चाट बनाना रहता है, वो कहता है यार काली मिर्च होती मेरे पास तो मज़ा आ जाता। तो गोविंदा अपने बैग में से निकालता है और कहता है कि मेरे पास है। सो मैं उस टाइप का ट्रैवलर हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँगा, मतलब जैसा आपने बोला कश्मीर से केरल या सब कुछ, मेरे पास सब कुछ सामान होता है A to Z, ठंड से लेके प्रॉपर ठंड तक, गर्मी से लेके प्रॉपर गर्मी तक, बिकॉज मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ वेदर कहीं भी किसी भी टाइम चेंज हो जाता है। इनफैक्ट जब मैं ट्रैक पे गया था प्रॉपर केदारकंठा पे, तो सबसे ज़्यादा 20 जनों में सबसे ज़्यादा रक्सैक भारी मेरा था। फिर उसको मैं कैरी नहीं कर पा रहा था, तो फिर मुझे देना पड़ा लिटरली किसी को कि भाई तू कैरी कर, मैं तुझे पे कर दूंगा एक्स्ट्रा मनी या समथिंग जो भी है। बट मैं ले जाता हूँ यार सब कुछ, मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें ले जानी होती है तो मैं वो सब कुछ ले जाता हूँ। बाकी ऑल डिपेंड करता है कि अगर आप ट्रैक वगैरह पे जा रहे हो ठंडी जगहों पे, तो आजकल तो यूट्यूब व्लॉग्स वगैरह पे इतनी चीज़ें हैं, थर्मल्स ले जाओ, अगर आप व्लॉगर हो और वो सब कुछ है तो अपना सामान ले जाओ और वो सब कुछ है। तो आजकल चीज़ें मार्केट्स में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। बट अगर आप मेरी बात करो तो मेरे रक्सैक बोलूँ या मैं अपनी ट्रॉली बोलूँ, आपको मेरे बैग में सब कुछ मिलेगा, गर्मी से लेके ठंड से लेके बरसात में कहीं भी जाऊँ। जैसे भैया मैं आपका इंस्टा बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे भी घूमने का शौक है, तो मैं आपके थ्रू देख लेता हूँ। मैंने देखा आप 2 बार कश्मीर गए थे। लोग तो 1 बार जाने में डरते हैं, तो ऐसा आपको वहाँ पे क्या इतना अच्छा लगा जो आप 2 बार जा रहे हो? यार कश्मीर, वो कहते हैं ना लोग कि एक बार ज़िंदगी में ज़रूर जाना चाहिए, और हेवन ऑन अर्थ है और भी सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबके मन में कहीं ना कहीं होता तो है कि यार कश्मीर जाऊं और वो सब कुछ, बट लोगों को डर भी बहुत लगता है। ऑब्वियसली मुझे भी बहुत डर लगा था, इसलिए मैं ज़्यादा पहले नहीं सोच पा रहा था। बट जब से मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी तो मन में था कि यार कभी तो कभी जाना है। बट अब ये चीज़ थी कि मैं बनारस अकेले गया हूँ और ऋषिकेश अकेले आया हूँ। कश्मीर जब मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था तो मुझे लगा कि यार मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे अकेले तो नहीं जाना चाहिए, कि किसी के साथ जाना चाहिए कश्मीर। और कश्मीर एक महंगी जगह है, आप जाओ कभी भी जाओ, आप किसी भी वेदर में जाओ, कश्मीर एक महंगी जगह है। सो मुझे कोई एक ऐसा चाहिए था साथ में कि जिसके साथ मैं जा सकूं, जिसके साथ मेरी थोड़ी वाइब मैच हो सके।
और अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, तो चूँकि महंगी जगह है, तो मुझे ऐसा था कि मतलब एक पहली बार जा रहा हूँ तो मैं अच्छे से जाऊँ। सो सेम मैंने ट्रैवल बडी पे पोस्ट करा और मुझे फिर एक लड़की मिल गई उस पर, और फिर हम लोगों ने फ़ोन पे बात करी, हम लोगों ने देखा हम लोग साथ में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। देन हम लोगों ने डेट्स डिसाइड करी कैसे क्या जाएं और सब कुछ, वो सब कुछ चीज़ें फाइनलाइज हुई। और कश्मीर एक ऐसी जगह है, जब मैं गया था फर्स्ट टाइम, उस समय हॉस्टल कल्चर बिल्कुल ज़ीरो था वहाँ पर। मतलब डॉम्स वगैरह नहीं, हॉस्टल वगैरह था नहीं। जब मैं अब गया हूँ सेकेंड टाइम, जब मैं हॉस्टल में रहा हूँ, वो भी एक हॉस्टल है वहाँ पर, अभी की बात करूँ मैं तो। और तो मैं फर्स्ट टाइम जब गया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। जगह दिमाग में थी कि यार यहाँ यहाँ जाना है, बट ये नहीं था कि कहाँ रुकूँ, कैसा रुकूँ। सो मैंने पैकेज बुक किया मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम। ऑल्दो मैं अब रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी पैकेज का या समथिंग जो भी है, बट चूंकि वो मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी और वो जैसा लोग कहते हैं डर है वो सब कुछ, तो मैंने ऐसी ऐसी जगह बुक करी जो कि मुझे सेफ़ लगी ब्लॉग्स वगैरह देख के। और पूरा मैंने पैकेज लिया था। हम लोग 8 या 10 दिन के लिए गए थे, जिसमें हम 3-4 सिटीज़ हम लोगों ने कवर करी थी। उसमें प्रॉपर पूरा पैकेज के थ्रू गया था और हम लोग, अच्छी रही यार ट्रिप, बहुत अच्छी रही। डर के बारे में मैं ये बोलूँगा कि आप जब तक किसी जगह पे नहीं जाओगे, आप लोगों से बात नहीं करोगे, आपको वो समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, श्रीनगर में आर्मी होती है, आप जाओगे आपको हर 50-50 मीटर पे आर्मी के छोटे छोटे बंकर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, पर वो आपकी खुद की आपकी सेफ्टी के लिए होता है। और यार मैं ये बोलूँगा कि 3-4 साल में कश्मीर की चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं टोटल से। देखो, अगर आप सेफ की बात कर रहे हो तो इंडिया में, पूरी दुनिया में कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, बट अगर मैं प्रॉपर कश्मीर की बात करूं तो प्रॉपर 3-4 साल से मुझे ऐसे केसेस सुनने को नहीं मिले हैं कि वो टूरिस्ट को अटैक करेंगे। और मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो मेरी वहाँ से लोगों से बात हुई, वहाँ के लोकल लोगों से ज़्यादा सेफ होते हैं टूरिस्ट, बिकॉज वहाँ के लोगों का कमाने का जरिया ही टूरिज्म है। इनफैक्ट लास्ट के 2-3 सालों से कश्मीर और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बिल्कुल पीक पर है, हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो मैं लोगों को यही बोलूँगा कि कश्मीर बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, आप बेझिझक जाओ, बहुत लोग जाते हैं, आप बिल्कुल एंजॉय करोगे। और सबसे सेफ्टी का मैं बताऊँ, कश्मीर में आज़ादी के बाद इसी साल मई में G20 का एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। इस साल हमारा इंडिया G20 ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इस साल कश्मीर में अभी मई में 3 दिन का G20 का इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें 20 to 25 कंट्रीज से अलग अलग, इनफैक्ट बहुत सारे, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, वो सब ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जितने भी थे, वो लोग सब आके गए। और एक मेजर इवेंट था ये, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांति रही, लोग अपना घूमते रहे, इधर इवेंट होता रहा। तो जैसे हमारा इंदौर है, जैसे हमारा ऋषिकेश है, वैसा ही श्रीनगर है। तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि जाओ, बिल्कुल बेझिझक जाओ। थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट लाइफ में एक बार सबको ज़रूर जाना चाहिए। ये आ चुका है 4G डेटा का वहाँ पे क्या है मतलब? वहाँ पर है नेटवर्क्स, 4G नेटवर्क अब हुए हैं, वहाँ पर चालू हो गया। बस वहाँ पर ये है कि वहाँ पर प्रीपेड नहीं होता है बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स। इनफैक्ट लद्दाख में भी प्रीपेड नहीं होता है, वहाँ पर आपको पोस्टपेड सिम लेनी होगी, BSNL, एयरटेल, जियो। आप गांव गांव तक जाओगे, आपको एयरटेल, जियो के, BSNL के आपको नेटवर्क्स मिलेंगे और पोस्टपेड के नेटवर्क्स मिलेंगे। आपके पास सिम है पोस्टपेड, अच्छी बात है। मैं इस बार गया था जब, तो मैं गया कश्मीर, मेरे पास प्रीपेड की सिम थी, मैं किसी भी नॉर्मल से मोबाइल शॉप पे गया, उसने मुझे पोस्टपेड सिम दे दी, 10 मिनट में मेरी वो सिम चालू हो गई। तो नेटवर्क्स की इशू नहीं है, बस वहाँ पे यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रॉपर पोस्टपेड चलता है ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। कनेक्टिविटी कश्मीर के वहाँ तक जाने के लिए कोई इशू वगैरह तो नहीं आया आपको? मैं फ्लाइट से गया था दिल्ली टू श्रीनगर, फर्स्ट टाइम भी सेकेंड टाइम भी। बट लोगों को अगर वाया रोड जाना है तो लोग दिल्ली से जम्मू जा सकते हैं पहले, और फिर जम्मू से श्रीनगर हाईवे बिल्कुल 4 लेन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बाय रोड जाना है तो आप दिल्ली टू जम्मू और जम्मू से श्रीनगर जा सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग फ़्लाइट कंसिडर करते हैं तो फ़्लाइट से जाते हैं लोग ज़्यादातर। बट नहीं तो आप रोड से भी जा सकते हो वाया जम्मू। ट्रेन से आप चले जाओ दिल्ली से जम्मू, देन जम्मू से बाय रोड चले जाओ, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। आप श्रीनगर के, जम्मू के किसी भी आप कोने कोने तक जाओगे, आपको प्रॉपर रोड्स मिलेंगे, प्रॉपर कनेक्टिविटी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, वहाँ का वेदर कैसा रहता है? ज़्यादातर टाइम मतलब कैसा रहता है यार? वेदर मतलब हमारे, मैं ये तो नहीं बोलूँगा दिल्ली जैसा रहता है। जो लोगों के मन में भ्रम रहता है कि श्रीनगर बहुत ठंडा है और वो सब कुछ है, तो वो आपको ठंड में ही ठंडा मिलता है। मैं मई में गया था, और इनफैक्ट मैं दोनों बार जब गया हूँ तो मई में ही गया हूँ,
दिन में बहुत गर्मी होती है, इनफैक्ट टेम्परेचर 30 to 33 डिग्री तक चला जाता है, बट रात को टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। बहुत सारे होटल्स में आपको फैंस भी नहीं मिलेंगे, बट दिन में गर्मी होती है, नो डाउट। बट हाँ, कश्मीर के कुछ इलाके हैं जैसे गुलमर्ग हुआ या पहलगाम हुआ, सोनमर्ग हुआ, गुरेज वैली हुआ, वहाँ पर भी दिन में आपको गर्मी रहेगी अगर धूप आ रही है तो, क्योंकि आप जैसे जैसे माउंटेन्स में जाते जाओगे दिन में बहुत गर्मी होती है, बट रात का टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी डाउन होता है, तो ठंडी होती है वहाँ पर। फूड एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वहाँ पर भी ऐसा है जैसे अपने यहाँ कैसा है, जैसे इंदौर का फ्लेवर अलग है, लेकिन आप उज्जैन आओगे तो वहाँ का फ्लेवर हर 50 किलोमीटर पे बदल जाता है। तो कश्मीर में अलग अलग जगह फूड का फ्लेवर बदलता है यार। वो क्या है, हम लोग है ना इंदौर के आसपास रहते हैं और इंदौर में रहते हैं, तो हमारे खाने के जो जायके होते हैं वो इतने अच्छे हो जाते हैं। मैं वहाँ के नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ के बहुत बुरे हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए। बट हम लोग जो कि चूँकि इतना खा चुके हैं यहाँ का और इतना लजीज, और जो कि हमको अच्छा लगता है, तो जैसे अगर मेरा ब्रेकफास्ट, अगर मुझे पोहा अच्छा लगता है, तो अगर मैं लद्दाख जा रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहले सर्च होता है कि मुझे ब्रेकफास्ट में पोहा मिल जाए। लकीली कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। सो मैं अपने मील्स के ऊपर ज़्यादा वो रहता हूँ कि अब जैसे कश्मीर में मुझे जायके नहीं मिले, जो जैसा मुझे चाहिए ऐसा नहीं मिलता है, बट एटलीस्ट खाना तो है। अब जैसे मैं प्रॉपर वेजिटेरियन हूँ, जबकि कश्मीर श्रीनगर फेमस है नॉन वेजिटेरियंस के लिए, लाल मांस हो गया या सब कुछ, लोगों को बहुत पसंद है, इनफैक्ट लोग जाते भी हैं। तो पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं आया कश्मीर का। बट अगर आप और कहीं जगह जाते हो, जैसे गुरेज है, वहाँ का राजमा बहुत फेमस है, इनफैक्ट राजमा वहीं से लोग लाते हैं और बहुत महंगा भी है और फेमस भी है, तो वहाँ का राजमा मुझे बहुत पसंद आया। तो हर जगह का एक अलग अलग फेमस आप कह सकते हो कुछ चीज़ें। बट वो कहते हैं, मैंने जैसा बोला कि हमको चूंकि इंदौर और यहाँ के आसपास के खाने की आदत है, तो मैं कहीं भी चले जाऊँ, मुझे यहाँ से अच्छा खाना कहीं नहीं लगता। वो मतलब अपना फ्लेवर पहले ही फुल हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बट वो ये रहता है ना कि खाना तो है ही, और मुझे एक टाइम तो रोटी सब्जी चाहिए ही मील में। मैं कश्मीर चले जाऊँ, लद्दाख चले जाऊँ, और एक यही बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं फॉरेन के ट्रैवल के बारे में नहीं सोच सकता, मुझे एक टाइम तो रोटी सब्जी चाहिए, मैं कहीं भी चला जाऊँ। तो खाते हैं, अगर अच्छा हो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। अच्छा, कुछ फेमस है वहाँ पे पर्टिकुलर वेज में? नॉन वेज में तो है ही सही। चलो यार, जितना मैंने ट्राई नहीं किया होगा, ऑल्दो फेमस होगा, मतलब मैं 2 बार होके आया हूँ, मुझे ट्राई करना चाहिए था, बट होगा। बट यार वहाँ पर नॉन वेजिटेरियंस चीज़ें ज़्यादा फेमस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे लाल मांस हो गया, कबाब हो गया। बट लाल मांस और कबाब भी ऐसे रहते हैं, जो मेरे नॉन वेजिटेरियंस दोस्त हैं उनसे मैं बात करता हूँ, मतलब वो भी सोचते हैं खाने से पहले, क्योंकि हर जगह के जायके अलग अलग होते हैं, लोग अलग तरह से बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। वो लोग बोलते हैं यार ऐसा तो हम भी नहीं खाते, बट ठीक है, सब लोगों का अपना अपना नज़रिया रहता है, लोग खाते हैं, लोगों को पसंद है, तो ठीक है। पहले तो मैं ऐसा था कि अगर मेरे साथ अगर कोई नॉन वेजिटेरियन बैठा भी है तो मैं बैठ भी नहीं पाता था। अब तो मैं बहुत नॉर्मल हूँ, इतना घूमने के बाद, और वो सब कुछ सब चल है। ट्रैवल आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है लाइफ में। मैं जब सोलो ट्रैवल करना मैंने स्टार्ट नहीं किया था फुल फ्लेज्ड, मैंने 2020 के बाद फुल फ्लेज्ड सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट की है। आपका जीने का नज़रिया ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जो मेरी लाइफ बिफोर 2020 थी, जैसे लोगों से मैं मिलता था, ऐसे ही बुरे लोगों से मिलता था, बट जैसे लोगों से मिला हूँ मैं, और अब 2020 के बाद जैसे मैं सोलो ट्रैवल के लोगों से मिला हूँ, सब कुछ चेंज है। जब तक मैं कॉलेज में था, 2017 तक मैंने कॉलेज से पास आउट किया था, आपके बहुत दोस्त होते हैं, सब कुछ होता है, बट जो मेरे काफ़ी क्लोज दोस्त थे या सब कुछ थे, वो लोग कहते थे यार ये तेरा फ़ायदा उठा रहा है या ये तेरा फ़ायदा उठा रही है। उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, बिकॉज मुझे लगता था कि नहीं, सब दोस्त हैं। बट जब आपका एक बार कॉलेज ख़त्म होता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, वो मेरा दोस्त सही कह रहा था। सोलो ट्रैवलिंग पे मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि यार लोग आपको जज नहीं करते, आप क्या हो क्या नहीं हो, एक फ्री माइंड से आपकी लोगों से बातचीत होती है। इनफैक्ट 2020 से मेरी कुछ दोस्ती लोगों से ऐसी हुई थी, मैं कनेक्टेड हूँ अभी तक। इनफैक्ट मैं उनके साथ घूमता हूँ लिटरली, मुझे नहीं पता मैंने उनके साथ कितने ट्रिप्स कर लिए हैं। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ है, और सब अपनी अपनी लाइफ में चिल है। तो वो एक थॉट भी है कि 2 महीने में आप वो फील कर लेते हो जो आप 2 सालों में फील नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे हैं और वो सब कुछ। मेरी सबसे बात होती है कॉलेज के लोगों से, घूमने के लोगों से, स्कूल के लोगों से। स्कूल के 1-2 लोग मेरे काफ़ी क्लोज हैं, कॉलेज के 3-4 लोग मेरे अभी भी काफ़ी क्लोज हैं, रोज़ बातचीत होती है। बट उन लोगों को मैं छोड़ दूँ, बाकी लोगों का मैं बोलूँ, तो वो चीज़ें आपको रियलाइज़ होती है कि यार इसने मुझसे मतलब से दोस्ती करी थी। सोलो ट्रैवलिंग ने मुझे सिखाया कि आपको कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे लोगों से बातचीत नहीं करनी है। तो
चेंज हो गया सब कुछ उसमें, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, और भी कई चीज़ें जब आप ट्रैवल करते हो वो खुद ही अपने अंदर फील कर सकता है कि यार ये चीज़ अच्छी हो गई। कश्मीर में आपको ऐसी कौन कौन सी जगह अच्छी लगती है? जैसे एक शंकराचार्य हिल करके है, और गुरेज वैली है, बेताब वैली है, शेषनाग लेक है। मैं जब गया था फर्स्ट टाइम कश्मीर, तो मैंने जैसा बताया कि अगर मैं किसी नई जगह जा रहा हूँ, और उससे पहले जैसा आपने पूछा था सोलो ट्रैवलिंग का भी और सब कुछ, तो अगर कोई भी जा रहा है सोलो ट्रैवलिंग करने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, तो उसमें तो मैं सबसे पहले उसको ये बोलूँगा कि यार भाई तू हॉस्टल में रहे। मतलब हॉस्टल में रहने से क्या रहता है, आपको लोग मिलते हैं नए, और जब आपको नए लोग मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि यार चलो इसके साथ घूम लेते हैं और वो सब कुछ, और आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। आप इंट्रोवर्ट बन के बैठे रहोगे सोलो ट्रैवलिंग में और सब कुछ बैठे रहोगे तो आप बैठ नहीं पाओगे, आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, लोगों से घुलना मिलना पड़ेगा और आप चिल करो, सो जाएगा। तो अगर मैं किसी नई जगह जा रहा हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा मैं हॉस्टल्स में रहूँ, बट चूंकि कश्मीर में हॉस्टल कल्चर नहीं था, हम लोग होटल्स वगैरह में रहे थे। अब आपकी बात रही जगहों की, तो मैंने वही सर्च करा यूट्यूब वगैरह पे कैसी कैसी जगह सब अच्छी हैं सब कुछ, तो मुझे लगा यार एक ही गुरेज वैली देख के लग रहा है, लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया इस जगह को, तो मुझे लगा इस जगह जाना चाहिए। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसा है, मैंने जस्ट सिर्फ एक दो लोग जो यूट्यूबर्स गए थे वीडियोस देखे उनके और कुछ पिक्चर्स देखे, मैंने बोला यार इस जगह तो जाना चाहिए गुरेज वैली के बारे में। मतलब गुरेज वैली तो एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर बैठ के मैं आधा घंटा डिस्कशन कर सकता हूँ। मतलब गुरेज वैली में बिफोर कुछ सालों पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया था। गुरेज वैली एक ऐसी जगह है कि इंडिया नीचे है और चारों तरफ माउंटेन्स के ऊपर पाकिस्तान की पोस्ट्स हैं। सो अगर पाकिस्तान अगर शेलिंग कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, बॉम्ब शेलिंग हो रही है, तो सीधे इंडिया के जो गांव वहाँ पर बसे हैं वहाँ पर सीधे हिट करता था। वहाँ पर आज भी लोगों के घरों में बंकर्स हैं। बट कुछ सालों पहले जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर वगैरह सब कुछ प्रॉपर अच्छे से हो गया, सो इंडियन आर्मी ने सोचा कि यार इस जगह को हमको एज अ टूरिस्ट हब बनाना चाहिए। वो वैली तब तक अनटच्ड थी, वहाँ के लोकल्स लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था कि गुरेज वैली करके एक जगह है। देन फिर धीरे धीरे लोगों ने जाना शुरू किया। इंडियन आर्मी का एक कैफ़े है वहाँ पर, लॉगट कैफ़े। मैं जब गया था 3 नाइट्स के लिए रुका था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जैसा रिसेप्शन और जैसा वेलकम मुझे वहाँ मिला था, मुझे और मेरी दोस्त को, वैसा इंडिया में मुझे कहीं नहीं मिला। और मुझे मेरे जो वहाँ दोस्त बन गए वो आज भी मेरे काफ़ी क्लोज लोग दोस्त बन गए। इस बार मैं दूसरी बार जब मैं गया हूँ तो मैं आई गेस 5 नाइट 6 डेज होके आया हूँ। मेरे दोस्त ने मुझसे 1 रुपये नहीं लिए। गुरेज सबसे महंगी जगह है कश्मीर की, और न खाने के न रहने के न किसी चीज़ के, इनफैक्ट वो लेने तक मुझे श्रीनगर तक खुद आया था। तो वही बात है, अगर आप घर पे बैठे बैठे इंडिया के किसी भी कोने में आप सोचते रहोगे कि नहीं कश्मीर ऐसा है, कश्मीर के लोग वैसे हैं, यार बुरे लोग हर जगह होते हैं इंडिया में, यहाँ पर भी बुरे लोग हैं, वहाँ पर भी बुरे लोग हैं, पर अच्छे लोग भी बहुत होते हैं। वो डिपेंड करता है आप कैसे हो, क्या आप कैसे लोगों से मिल रहे हो। मैं जिन लोगों से मिला मुझे काफ़ी अच्छा रिसेप्शन मिला, और वो मेरे बहुत ही क्लोज दोस्त हैं। वो दिवाली में मुझे विश करते हैं, मैं ईद पे उन्हें विश करता हूँ, और बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला था, इसलिए मैं दोबारा गया था गुरेज वैली। इनफैक्ट लास्ट ईयर गुरेज वैली को इंडिया के फर्स्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन, बेस्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। सो जो भी हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई भी कश्मीर जा रहा है तो गुरेज वैली एक बार जरूर होके आए। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट गुरेज वैली जरूर होके आए। रही बात श्रीनगर की, तो यार श्रीनगर में बहुत कुछ है देखने के लिए। सबसे फेमस है वहाँ का शंकराचार्य टेम्पल, वहाँ से आप 360 डिग्री व्यू देख सकते हो कश्मीर का। द मोस्ट फेमस डल लेक, आप स्टे करो एक दिन डल लेक में। 4 प्रोमिनेंट मस्जिद है वहाँ पर, मॉस्क्स हैं वहाँ पर, जामा मस्जिद है, हजरत बल दरगाह है, और बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चर बना हुआ है। मैं वही सोच रहा था कि वो इतना अच्छा, इतनी ऊपर, और कैसे बनाया होगा यार उसे। मतलब शंकराचार्य टेम्पल का तो एक अलग ही आर्किटेक्चर, वहाँ पर कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने अपनी समाधि तो नहीं कह सकते, मतलब उन्होंने काफ़ी ध्यान और सब कुछ वहाँ पे क्या हुआ, इसलिए वो बहुत फेमस है जगह पर। और आप कश्मीर में यार किसी भी जगह चले जाओ, मतलब मैं कश्मीर गया था, मैं अभी वहाँ पर गुरुद्वारे होके आया, मैं मंदिर होके आया, वहाँ के जो 4 प्रोमिनेंट मस्जिद है मैं वहाँ पर होके आया, और बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चर। मैं जब मस्जिद गया था तो मैं बाहर से मैंने देखा था सब कुछ अच्छे से, बहुत खूबसूरत। लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं है लोग कोई भी नहीं जा सकते हैं, और बहुत कुछ यार। श्रीनगर में गार्डन बहुत फेमस है, निशात गार्डन, मुगल गार्डन, परी महल फेमस है। इनफैक्ट बहुत सारी शूटिंग हुई है परी महल पे,
रिसेंटली हमारी सीतारमन करके मूवी आई थी, वो पूरी कश्मीर में शूट हुई है। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर में अब चीज़ें काफ़ी सही हैं, बहुत सेफ़ है। अगर सेफ़ नहीं होता तो ये सब शूटिंग और टूरिज़्म इतना पीक पे नहीं जाता। तो सबको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। हाँ, वही है, जैसे अब इंडिया में सब स्विट्जरलैंड जाते हैं, कोई स्पेन जा रहा है, कोई चलो यूएई की बात अलग है, तो कोई यूएई जा रहा है, मतलब सब एक्सपीरियंस करने जाते हैं, पर पहले वो इंडिया को ही एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया में इतनी चीज़ें घूम चुका हूँ, कश्मीर से लेके केरल तक और हमारे वेस्ट से लेके ईस्ट तक। आप इंडिया में जिस जगह जाओगे आपको सब कुछ अलग मिलेगा। मैं राजस्थान गया था, जोधपुर जैसलमेर, वहाँ का फेवरेट नाश्ता है मिर्ची बड़ा। मैं गुजरात होके आया, ढोकला। तमिलनाडु और कर्नाटक गया था तो डोसा, 30-40 रुपए में आप डोसा खा सकते हो, यहाँ हम 100-150 रुपए में खाते हैं। हाँ, और वहाँ के तो स्वाद का मैं कह नहीं सकता, वहाँ लाइनें लगती हैं लिटरली। मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जगहों की बात कर रहा हूँ। मैं अभी केरल होके आया, बेहद खूबसूरत, उसको हम बोलते हैं गॉड्स ऑन कंट्री। तो मुझे फील होता है उस जगह पे जाके कि यार इस जगह को ऐसा क्यों बोलते हैं। इंडिया में इतना कुछ है, नॉर्थ ईस्ट है, कश्मीर है, आप लद्दाख जाओगे आपको फील होगा मैं इंडिया में हुई नहीं, मैं एक डिफरेंट कंट्री में हूँ। कश्मीर जाओगे, लोग कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। आप एक बार होके आओ कश्मीर। आप इंडिया तो घूम लो पहले। आप बाहर इतना सब कुछ लोगों को चढ़ता है इंस्टाग्राम पे डालने के लिए और वो सब कुछ, इंडिया में इतना कुछ है घूमने के लिए। आप जिस कोने पे, कर्नाटक तमिलनाडु में इतनी सारे कास्ट होते हैं, इतने सारे अलग अलग। आप एक गांव से दूसरे गांव में जाओगे, उनका एक अलग डांस है, उनका एक अलग कल्चर है। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना कल्चरल। आप जाओ एक बार, आपको लगेगा कि आप पहले इंडिया कंप्लीट कर लो, आप फिर उसके बाद सोचो कि नहीं मैं जाऊंगा वहां पे बाहर। पैसा भी कम लगेगा और आपको अपने देश को आप अच्छे से देख भी पाओगे। तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि भाई पहले अपना देश देखो, उसके बाद फिर फॉरेन और बाहर जाओ। मेरा तो यही है, मुझे पहले अपना इंडिया कंप्लीट करना है, फिर मैं कभी सोचूंगा अगर मुझे बाहर कभी जाना होगा तो। अच्छा, मेरे को उससे एक और चीज़ याद आया कि आपने बताया था डल लेक में ही मार्केट लगता है कश्मीर में। यार वो ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब पूरा मार्केट फ्लोट ही कर रहा है, और उस मार्केट में आपने एक और बताया था कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है। मैं फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में गया तो नहीं, बट जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस देखा ज़रूर था। लोग अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे, मैंने भी वहाँ पे फ़ोटो क्लिक की थी। जो फ्लोटिंग मार्केट का आपने मुझे बताया, सो वो काफ़ी फेमस है डल लेक में। और वो बेसिकली होता है नॉर्मल जो हमारे शहर होते हैं, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मंडी लगती है जहाँ पर सब्जियों की बोली लगती है लिटरली। तो जो हम हमारे नॉर्मल सिटीज़ वगैरह में करते हैं सेम टू सेम वहाँ डल लेक में होता है, बट वही अर्ली मॉर्निंग। अगर आपको वो फ्लोटिंग मार्केट देखना है, सब कुछ करना है, तो आपको डल लेक पे एग्जैक्ट पहुँच जाना है 5 सवा 5 बजे, और अपने शिकारा में बैठ के, बिकॉज वो आधा पौन घंटा लगता है आपको ले जाने में। आप वहाँ पर जाओगे, शिकारा एक साथ बैठी हुई लगी हुई है वहाँ पर, सब कुछ प्रॉपर, हर शिकारा पे अलग अलग सब्जी लगी हुई है, लोग वहाँ पर सब्जियों की बोली लगा रहे हैं, सनराइज हो रहा है उस टाइम पे। तो वो जो टाइम होता है उस चीज़ को फील करने का, जैसा आपने बोला लोकल कल्चर कैसा क्या होता है, तो उस चीज़ को जब आप फील होता है, आप कहवा पी रहे हो और आप ये सब चीज़ें देख रहे हो और सनराइज हो रहा है और मार्केट लगा हुआ है, बेहद खूबसूरत है। बस उसका यही मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग जाओ, 5 सवा 5 बजे। आई थिंक वो बेस्ट होता है सबसे। अच्छा, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी उसी मार्केट से सब खरीदते हैं, या वो सिर्फ टूरिज्म वाला? वो बेसिकली टूरिज्म टाइप ही है कि जो लोग वहाँ हाउस बोट में रह रहे हैं प्रॉपर, वो लोग भी मार्केट में जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर किसी को जाना हो अर्ली मॉर्निंग उस मार्केट में तो वो जा सकता है। तो जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं प्रॉपर, जो हाउस बोट्स चला रहे हैं, जहाँ पर टूरिस्ट रह रहे हैं, उनके लिए बेसिकली लगा हुआ है। अदरवाइज तो कोई शहर में रह रहा है तो वो शहर के मार्केट में जाएगा, वो प्रॉपर शिकारा में जाके क्यों ही जाएगा। तो वो प्रॉपर डल लेक के आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए रहता है। बाकी और जाना है तो आप जा सकते हो, बट इतनी भीड़ होती नहीं है वहाँ पे, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे बेसिकली। हॉस्टल में आपकी कुछ अच्छी मेमोरीज वगैरह भी होती है कि यार मैं उस हॉस्टल गया था तो मुझे अच्छी यादें मेरे साथ आई है? कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आपका कुछ हो जो आप शेयर कर सकते हैं? तो मुझे फर्स्ट टाइम गया था ऋषिकेश, जैसा मैंने बताया, तो मैं वहाँ पर ब्लू जेज हॉस्टल में रुका था। मैं किसी को नहीं जानता था वहाँ पे और बिल्कुल अननोन था, बट फिर मैं वहाँ के लोगों से मिला और मैं 1 महीना रहा वहाँ पर। वो आज मेरे बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स जैसे हैं। और 1-2 महीने के बाद ब्लू जेज हॉस्टल के बाद मैं शिफ्ट हो गया एक होटल में, द नेम इज़ पुण्य रेसिडेंसी।
उन लोगों से तो यार अलग ही अटैचमेंट है। अगर अब मैं ये बोलूँ कि अगर मैं ऋषिकेश उन लोगों के लिए जा रहा हूँ तो वो गलत नहीं होगा। वहाँ के मेरे दोस्त, होटल के जो लोग वहाँ काम करते हैं, जो लोग वहाँ योगा सिखाते हैं, और मैं अब बोलूँ तो मैं उन लोगों के लिए ऋषिकेश जाता हूँ। बिकॉज वो कहते हैं ना कि जगह लोगों से बनती है। जगह तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बट कुछ जगह रहती हैं जो आपको यादगार बन जाती हैं लोगों की वजह से। मैं अपनी लाइफ में मेरे जितने भी दोस्त हैं, आई थिंक 70-80% सब मुझे ऋषिकेश में मिले होंगे। कोई किसी कैफ़े में बैठ के लाइव म्यूज़िक चल रहा है तो पास में बैठे हैं तो बातचीत हो गई, और कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ बातचीत हो के, तो वो आज तक टच में, नॉट इन टच, काफ़ी क्लोज है कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग। सो ऋषिकेश की एक ये बहुत अच्छी मेमोरी, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में जो लोग मिले हैं ऋषिकेश से, उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। अलग ही मेमोरीज रही हैं उनके साथ, जो बहुत सारी मैं पॉडकास्ट में भी डिस्कशन नहीं कर सकता उसका। बट हाँ, ब्लू जेज फर्स्ट और पुण्य रेसिडेंसी, वो तो मेरा एक परिवार है, मतलब पूरा हर सब कुछ है वो लोग, और मैं उन्हीं लोगों के लिए ऋषिकेश जाता हूँ, बुलाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो एक वो चीज़ है। बुरी मेमोरीज, आप कहीं भी जाते हो तो कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, सेफ्टी वगैरह के नहीं, आप किसी से मिलते हो, आपको कुछ बुरा लग गया, कहीं जा रहे हो, तो ये तो हर जगह चीज़ें नॉर्मल लगती रहती हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हर चीज़ के लिए खुले माइंड से जाना है। आप ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ अच्छा ही होगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि यार हो सकती है कुछ भी चीज़ें। तो ऐसे जितना बुरा बुरा कुछ भी नहीं हुआ कि यार मैंने घूमना ही बंद कर दिया और वो सब कुछ, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप जा रहे हो तो आपकी मेमोरीज ज़्यादा अच्छी ही होती हैं, बुरी तो ऐसा बहुत ही रेयर, एक आध कोई मिल गया बैठ के तो वो बात अलग है। मेमोरीज अच्छी होती हैं अगर आप घूमने किसी अच्छी जगह निकले हो तो। अच्छा, आप कश्मीर में से कोई अगर हमारे ऑडियंस से जाना चाहे तो आप क्या जगह रिकमेंड करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गुरेज वैली। अगर आप कश्मीर की ट्रिप कर रहे हो तो आपको गुरेज वैली तो जाना ही जाना है फॉर श्योर। बिकॉज सबसे अच्छी बात गुरेज वैली की ये है कि श्रीनगर से सिर्फ 5-6 घंटे की दूरी पे। हम सोचते हैं यार इतनी अच्छी जगह 5-6 घंटे की दूरी पे कैसे लोग इतना लंबा लंबा, सिर्फ 5-6 घंटे की दूरी पे है गुरेज वैली, और बहुत सुंदर है। फिर उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा, श्रीनगर के पास में 2 ऑफबीट डेस्टिनेशन है। एक है दूध पत्री, 1 घंटे की डिस्टेंस पर है, और एक है यूसमर्ग। मैं अभी इस बार भी जाने वाला था, सेकंड टाइम जब मैं कश्मीर गया तो मुझे था कि मैं जिस जिस जगह नहीं जाऊंगा बाकी वो जगह कवर करूंगा। बट जैसा मैंने बोला कि जगह लोगों से बनती है, तो मैं हॉस्टल में रुका था इस बार, मुझे बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स मिल गए और उन सबको दूध पत्री जाना था, और मैं अकेला यूसमर्ग का था। सो मेरा वो यूसमर्ग कैंसिल होकर मैं दूध पत्री इसीलिए गया उन लोगों के साथ कि यार नहीं, लोग अच्छे हैं तो इन लोगों के साथ टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं उन लोगों के साथ वो दिन गया, क्योंकि वो मेमोरीज बहुत अच्छी बनी मेरी। यूसमर्ग में फिर हो जाऊंगा, बट दूध पत्री और यूसमर्ग लोग जा सकते हैं। अगर आपको गुलमर्ग के गंडोला के राइड्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूसमर्ग और दूध पत्री जाओ। सेम टाइम लगता है, 1 घंटा, दोनों जगहों जाने का 1-1.5 घंटा और आने का 1-1.5 घंटा, और बहुत सुंदर जगह है। तो दोनों अच्छी जगह है, और पहलगाम बहुत सुंदर है। तो पहलगाम हो गया, गुरेज वैली हो गया, और हमारा दूध पत्री और यूसमर्ग हो गया। और भी कुछ जगह हैं जैसे लोलाब वैली वगैरह हैं, कुपवाड़ा साइड है, तो मैं अभी तक गया नहीं हूँ वहाँ पे। इस बार जाना था, मैं नहीं जा पाया, तो शायद नेक्स्ट ईयर में भी जब भी प्लान करूँ जाऊँगा। तो बहुत सारी अनटच जगह हैं जो अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है मुझे भी। मार्केट के बारे में थोड़ा, हम वहाँ से क्या मतलब ऐसा फेमस? कश्मीर में फेमस है, लोगों को फेमस पश्मीना शॉल। मतलब यू वोंट बिलीव, मैंने वहाँ पर लिटरली शॉल्स देखी हैं 2.5 लाख 3-3 लाख की। मुझे मेरे हाथों में उन्होंने बताया है कि ये पश्मीना है, आप इसको टच करके देखो। और जो मैंने फेरन पहनते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम भी गया था तो मुझे वहाँ के लोकल्स ने, मैंने खरीदा नहीं, मुझे लोकल्स ने दे दिया, क्योंकि वहाँ के लोग स्वेटर्स और जैकेट्स पहनना कम पसंद करते हैं। वहाँ के लोग पहनते हैं फेरन, जो आपकी बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक ढक लेता है, जेंट्स भी लेडीज़ भी। मुझे लास्ट टाइम भी उन लोगों ने दिया था, इस टाइम भी उन्होंने दिया, मैंने खरीदा नहीं। तो वहाँ के लोगों का थोड़ा पहनावा अलग है, बट बहुत अच्छा है। शॉल्स बेसिकली फेमस है, लोग लाते हैं, और यही सब कुछ है। आपका जो वो रेड वाला है वो भी वही है या मेरा जो रेड शॉल है वो मैंने लद्दाख से लिया था। जब मैं जा रहा था घूमने तो मुझे लगा कि नहीं यार एक शॉल लेना चाहिए, तो वो मेरा लद्दाखी शॉल है। लोगों को कश्मीरी लगता है बट वो लद्दाखी शॉल है। वो सारी रील्स में वही रहता है, और उधर पीछे है ना शाहरुख खान के बढ़िया से अच्छे से गाने बज रहे होते हैं। मुझे इनफैक्ट मेरे एक दोस्त, मेरे कॉलेज का दोस्त है, मेरे उसने मेरी एक रील पे, स्टोरी पे उसने रिप्लाई किया था
कि तेरा रेड शॉल इंडिया में इतने स्टेट्स घूम लिया है जितना हम लोग नहीं घूमे। सो काफ़ी यादें हैं उस शॉल से भी मेरी। इनफैक्ट मैं जब केरल गया था तो मुन्नार में जब था तो मैं उस शॉल को भूल गया था हॉस्टल में, एक जब मैं चेकआउट कर रहा था, काफ़ी आगे निकल गया था। फिर मुझे याद हुआ, फिर मैं एक जगह उतरा यार, एक फ़ोटो लेनी है शॉल के साथ, मुझे शॉल नहीं मिली। यू वोंट बिलीव, मैं 15-20 किलोमीटर पूरा पीछे आके मैंने उस शॉल को कलेक्ट किया, बिकॉज उस शॉल को मैं छोड़ नहीं सकता कहीं पर। उसके साथ भी मेमोरीज है, काफ़ी मेमोरीज है, हर चीज़ के साथ मेमोरीज बन जाती हैं आपकी। हम जैसे एक तो ये कश्मीर का पार्ट हो गया, आपका लद्दाख राइड के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करें। यार लद्दाख, कश्मीर से पहले गया था मैं लद्दाख, 10 दिन के लिए गया था। और लद्दाख मुझे काफ़ी महंगा लगा एज़ कम्पेयर टू कश्मीर, पहली चीज़। और वो चीज़ मुझे पता थी, तो मुझे ये पता था कि यार मैं अकेला हूँ तो मुझे एक तो कोई ऐसा चाहिए, मतलब बुलेट वगैरह मैं भी चला लेता हूँ, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ऐसा चाहिए था कि जो प्रॉपर लद्दाख में बाइक राइड वगैरह अच्छा से कर सके। तो मेरा एक दोस्त है तन्मय करके, इंस्टाग्राम पे उसका हैंडल है 4 लोग, काफ़ी फेमस है वो। तो उसने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया था बाय बाइक कुछ टाइम पहले ही। तो मुझे ऐसा था कि यार मुझे किसी न ऐसे के साथ जाना है जो इजीली बाइक चला लेगा, मुझे दिक्कत ना हो। तो मैंने उससे कनेक्ट किया, उस समय वो भी फ्री था, तो हम दोनों साथ में गए। मैंने सिर्फ मुश्किल से आई थिंक 98 to 99% बाइक उसने चलाई है पूरे लेह के 10 दिन के टूर में। मैंने 1-2% बाइक चलाई है, मैं उसके पीछे ही बैठा हूँ। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। और बाइक से जाओ अगर आप 1 या 2 लोग हो तो मैं प्रेफर करूँगा बाइक वगैरह से जाओ, ज़्यादा अच्छा है। हाँ 4-5 लोग हो तो फिर आप टैक्सी वगैरह या आप किसी से भी इधर से उधर जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी महंगी होती हैं टैक्सीज वगैरह भी। अगर मुझे लेह से पैंगोंग जाना है और पैंगोंग से लेह जाना है तो एक इनोवा 25-25 हज़ार तक बुक होती है। तो अगर आप 4-5-5-6 जने हो तो ठीक है। अगर 1-2 जनों के लिए फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बाइक पे बैठ सकते हो पीछे या चला सकते हो तो आप जाओ। तो ये 2 चीज़ें हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि वहाँ ऐसा लगता ही नहीं कि आप इंडिया में हो, तो उसका क्या मतलब, ऐसे क्या लैंडस्केप वगैरह वाइज है या कोई एक अलग ही लैंडस्केप है वहाँ का। मतलब जब मैं और मेरा दोस्त जब हम लेह से पैंगोंग जा रहे थे तो हमें पर्पल कलर के माउंटेन्स दिख रहे हैं, मतलब सन की रेस के हिसाब से वहाँ के कलर्स चेंज होते हैं। जब हम शाम को पैंगोंग बैठे थे तो जैसे जैसे सन सेट होता रहता है पैंगोंग के कलर्स चेंज होते हैं, कम से कम 7 से 8 कलर में। अगर आप शांति से बैठ के देख रहे हो सब कुछ अच्छे से तो आपको फील होगा लिटरली कि यार हाँ लिटरली कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो लद्दाख अपने आप में ही एक अलग जगह है बिल्कुल। वो मुझे फील ही नहीं हुआ वहाँ पे कि यार मैं इंडिया में हूँ समथिंग कुछ। सबसे पहले तो ये कि वहाँ पर वो एक ऐसी जगह है जहाँ आपको 12 महीने ठंड के कपड़े ले जाने पड़ेंगे, बिकॉज एक्सट्रीम ठंड होती है वहाँ पर। मैं अगस्त में गया था और काफ़ी ठंड थी वहाँ पर उस समय। तो लोगों को रिकमेंड करते हैं कि अगर आप जिस दिन लैंड हो रहे हो लद्दाख में या जा रहे हो तो आप पहले दिन तो एक्लिमेटाइज हो, आराम से अपने होटल में ही रहो, शांति से कहीं बाहर वार मत निकलो, थोड़ा वेदर से फील कर लो वेदर को, थोड़ा वेदर के साथ एक्लिमेटाइज हो जाओ, देन नेक्स्ट डे आप अपना टूर स्टार्ट करो। तो लद्दाख अपने आप में एक अलग ही फील है। तो ऑल्दो वो फेमस है बाइक राइड्स और उसके लिए, बट लोग टैक्सी वगैरह से भी जाते हैं और एक अच्छी सी फील लेके आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अब तो भीड़ लगती है बिल्कुल यार अब हर जगह भीड़ लगती है। मैं जब गया, मैंने बेसिकली जब से स्टार्ट किया था, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैंने जैसे ही, मतलब मैं इतना अपनी लाइफ में कभी नहीं घुमा हूँ जितना मैं पेंडेमिक में घुमा हूँ। और जब एक्सट्रीम सेकेंड वेव आई थी कोविड की तब भी मैं ऋषिकेश में था, घुमा तो नहीं था बिकॉज मुझे कोविड हो गया था, बट उसके बाद जब रिलैक्सेशंस हुए तो लोग इतना नहीं आते थे, तो हर जगह ऐसा लगता था कि यार जगह मेरी है, मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे अकेला। तो वो टाइम अलग ही था घूमने के लिए। अब तो आप कहीं भी जाओगे इंडिया में, वीकेंड्स वगैरह, कश्मीर, लद्दाख। मैं श्रीनगर गया था, जब फर्स्ट टाइम गया था 3500 के टिकट पे गया था दिल्ली टू श्रीनगर। मैं इस बार आया हूँ श्रीनगर टू दिल्ली फ्लाइट की 10,000 के टिकट पे। तो बहुत अंतर हो गया यार, मतलब सब कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं अब तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप ट्रैवलिंग या बजट ट्रैवलर्स हो तो आपको वो सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ये पेंगोंग लेक वगैरह आप गए थे, तो ये वही लेक है ना जो 3 इडियट्स शूट हुई थी? हाँ ये वही लेक है जहाँ पर 3 इडियट्स के गाना और वो सब कुछ शूट हुआ था, जिसका एंड सीन जो शूट हुआ था पैंगोंग का। हमारे पास 30% है पैंगोंग लेक, 70% चाइनीज़ के पास है, बट वो बहुत सुंदर लेक है। अल्दो वहाँ पर आजकल कुछ लोग थोड़ा सा माहौल वगैरह बिगाड़ने लग गए, अपनी गाड़ी ले जाते हैं थार वगैरह और लेक में से निकाल रहे हैं, ये सब कुछ अलाउड नहीं है वहाँ पर। तो हम ही लोग हैं जो
उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, तो लोगों को समझना चाहिए कि वो एक जगह ऐसी लोगों के घूमने के लिए, तो ये सब हरकतें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बट ठीक है, बहुत सुंदर जगह है। और लेह से आई थिंक 4-5 घंटे लगते हैं ऑन बाइक, और एक दिन आप वहाँ स्टे करो, मैं रिकमेंड करूँगा, और नेक्स्ट डे आओ। अच्छी जगह है। वहाँ पे खाने का कुछ अलग है? यार लद्दाख में मुझे ऐसा सच खाने का अलग नहीं लगा। लद्दाख में काफ़ी लद्दाखी लोगों के अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए हैं, काफ़ी कश्मीरी लोगों के लद्दाख में, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था, तो काफ़ी कश्मीरी लोगों के रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। आपको सब कुछ मिलता है वहाँ पर, नॉर्मल वेज, रोटी सब्ज़ी, पोहा मिल गया मुझे वहाँ, और आलू पराठा वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। मतलब ऐसे मैंने बोला ना कि मैं बहुत कम ट्राई करता हूँ। अगर किसी, जैसे गुजरात में गया तो मैंने वहाँ का ढोकला ट्राई किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो ट्राई करना है। जोधपुर गया तो वहाँ का मिर्ची बड़ा फेमस है, तो मुझे लगता है कि अगर यार ये चीज़ ट्राई कर सकता हूँ, ये मैं खा सकता हूँ, तो ही मैं ट्राई करूँगा। अदरवाइज मैं स्टक रहता हूँ अपने रोटी सब्जी सैलेड और उन सब चीज़ों के ऊपर। और आजकल हर जगह मिल भी जाता है, हर चीज़ हर जगह आजकल नॉर्मल चीज़ें मिल जाती है, बिकॉज टूरिज्म जगह है। तो अगर इंडिया से पूरी जगह से टूरिज्म जा रहा है तो उनको खाना रखना पड़ेगा वो टूरिज्म वाला। और खारदुंगला पास के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है। खारदुंगला पास इंडिया का वर्ल्ड का हाईएस्ट क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट पास हुआ करता था 1-2 साल पहले। अब शायद चेंज हो गया है, शायद आर्मी ने, क्योंकि अब आर्मी वहाँ पे पूरा BRO दिखता है, रोड्स वगैरह सब कुछ, तो आपको हर जगह की कनेक्टिविटी है, BRO रोड्स देख रहा है। और लेह से प्रॉपर 1.5 घंटे का रास्ता है बस खारदुंगला पास का। तो हम गए थे वहाँ पर। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है ऑक्सीजन वगैरह की, तो जो इंडियन आर्मी होती है वो वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह रखती है, सब कुछ रखती है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को अस्थमा की दिक्कत हो या ऑक्सीजन का कुछ इशू हो तो वो लोग ना जाए तो बेहतर है। वहाँ जाके आप परेशान हो, लोगों को भी परेशान करे तो इट्स नॉट गुड। बट अच्छी जगह है। एक आपके पास होता है कहने के लिए कि यार मैं बाइक से खारदुंगला गया था, वो चीज़ मैंने अपने दोस्त दोनों ने कंप्लीट करी थी, और वो काफ़ी मेमोरेबल रही है। हम लोगों को और भी आगे जाना था, बट मेरी इतनी हालत नहीं हो पा रही थी कि मैं और आगे जाऊँ, तो फिर मैं और मेरा दोस्त हम लोग खारदुंगला से ले वापस आ गए थे। मैग्नेटिक हिल भी आती है उसी एरिया में? हाँ, तो वो आपने फील करा है? मतलब वो हम लोग गए थे वहाँ पर। हम लोग को मैग्नेटिक हिल से भी बहुत आगे तक जाना था, तो मैं जब वहाँ गया तो काफ़ी लोग खड़े थे, बिकॉज वहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह भी बहुत कुछ होते रहते हैं। तो हमने देखा यार कि यार ये मैग्नेटिक हिल है तो कुछ फील होना चाहिए, तो एक जगह हमको फील नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ा और आगे गया, मैंने बोला यार यहाँ फील होगा, बिकॉज और भी बाइकर्स थे, उन्हें भी कुछ फील नहीं हो रहा था। तो यहाँ खड़े होते हैं यार, वहाँ भी कुछ फील नहीं हुआ। फिर हम लोग थोड़ी देर रुके, बट हमें आगे जाना था तो हम लोग आगे निकल गए। फिर मेरी एक बार बाद में किसी एक लद्दाख के एक दोस्त से बात हो रही थी, तो कह रहा था कि वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, अगर आप अपनी बाइक को उस बॉक्स के वहाँ पर खड़ा करते हो या कुछ करते हो तब आपको फील होता है। मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं वहाँ पर और कुछ फील नहीं हुआ, बट यार नाम है तो कुछ होता होगा। बट मैं एक बार गया था, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। जैसे सब इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जांस्कर एक और वैली आती है, हाँ, उसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। यही जो आपने मैग्नेटिक हिल की बात करी, तो इसी से आगे आप और जाते हैं और वो सब कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर एक इंदस और जंस्कार नदी का कॉन्फ्लुएंस होता है, जिसको हम संगम बोलते हैं हिंदी में। तो वहीं से एक रास्ता कट जाता है एक श्रीनगर के लिए, और एक रास्ता कट जाता है जांस्कार के लिए। तो जब आप उस वैली आगे जाते हो तो आपको जांस्कार वैली और वो सब कुछ चीज़ें रहती है। बट उस साइड में गया नहीं, तो उस जगह के बारे में मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, वैली है और काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है और बिल्कुल रॉ है, तो कम लोग जाते हैं, बट जाते हैं लोग। मतलब मोस्टली टूरिस्ट सिर्फ वहीं तक जाएगा जहाँ पे इंदस और जंस्कार का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। वहाँ राफ्टिंग होती है बेसिकली, तो लोग राफ्टिंग भी जाते हैं, वहाँ पर करते हैं। नुब्रा वैली के बारे में सुना है? हाँ, सो नुब्रा वैली भी बहुत फेमस है लेह में। हानले और वो सब कुछ चीज़ें आती हैं वहाँ पर। हम नहीं जा पाए थे बिकॉज हमारे पास टाइम काफ़ी कम था नुब्रा जाने के लिए। अदरवाइज लोग एक सर्कल लेते हैं पूरा, लेह से पैंगोंग जाते हैं, पैंगोंग से नुब्रा जाते हैं, और नुब्रा से फिर लेह आते हैं। तो लोग प्रॉपर एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। बट चूँकि हमारे पास टाइम कम था और हम लोग जा नहीं पाए थे, तो हम लोग सिर्फ लेह से पैंगोंग गए थे, और पैंगोंग से हम लोग वापस लेह आ गए थे। नुब्रा वैली भी काफ़ी फेमस है। वहाँ एक जगह फेमस है, तुरतुक करके जगह है। बेसिकली इट्स अ विलेज एंड इट्स इन बॉर्डर पे है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे प्रॉपर अच्छे से। बट लोगों के व्यूज़ थे, मतलब लोग होके आए थे, कुछ लोगों को अच्छा लगा था, कुछ लोगों को बुरा लगा था। मतलब इतना फील नहीं हुआ था कि यार वो जाने लायक वर्थ है। वही मैंने बोला, हमारे पास टाइम कम था तो हम जा नहीं पाए थे। बट एक तुरतुक विलेज काफ़ी फेमस है वहाँ पर, और वो बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे, तो एक देखने वाली जगह है, जाते हैं लोग। आप क्या कुछ रिकमेंड करेंगे कि अगर ले जाना है तो
सबसे पहले ये छूटना नहीं चाहिए मतलब? या पहली चीज़ तो मैंने जैसा बताया कि लेह लद्दाख अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो 12 महीने एक ठंड वाली जगह है, तो अब आपके कपड़े उस जगह से प्रिपेयर्ड करो। शिमला मनाली टाइप नहीं, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो आप थोड़ा वैसे प्रिपेयर्ड होके जाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह चेक करो अगर सही है, और अगर आप पहले दिन जा रहे हो, ऑल्दो मेरे पास टाइम कम था तो हम तो जैसे ही लैंड हुए ब्रेकफास्ट करके हम लोग घूमने निकल गए थे। बट मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों को थोड़े इश्यूज़ हैं कुछ है, तो एक दिन अपने जिस दिन जा रहे हो आप उस दिन रेस्ट करो, थोड़ा वेदर के साथ एक्लिमेटाइज हो जाओ, देन नेक्स्ट डे आप अपनी ट्रिप प्लान करो। खाने का इतना इशू नहीं है, मुझे लद्दाख में इतना इशू नहीं लगा जितना कश्मीर में लगा था। लद्दाख में मिल जाता है अगर आप, और सबसे अच्छी बात ये है कि लद्दाख में हॉस्टल बहुत पहले से था। जब मैं गया था 2 साल पहले आई थिंक, तब मुझे लद्दाख में हॉस्टल मिल गया था, मैं वहीं रुका था। और अगर आप हॉस्टल्स में रहते हो, सोलो ट्रैवलिंग जा रहे हो, तो आपको एक तो काफ़ी सस्ता होता है और अच्छा होता है। मतलब आप वहाँ पर बोर्ड्स बने हुए रहते हैं, आप लिख दो वहाँ पे आपको पैंगोंग जाना है, और ट्रैवलर्स आपको आपके नंबर पे कांटेक्ट करके जो वहाँ रह रहे हैं आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसे आप लोग का 5-6 का बैच बन जाता है, तो आप लोग एक टैक्सी हायर कर सकते हो, 2-3 बुलेट हायर कर सकते हो, तो आप लोग वैसे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका, चलो ये वाला फिर भी एक आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, और आपने चारों धाम काफ़ी कम उम्र में कंप्लीट करे हैं। उत्तराखंड का चारों धाम, खासकर जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है, तो यहाँ के बारे में थोड़ा ऐसा बताइए कि आप गए हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम जो आपको है वो दूसरों को ना है, और हम कितने अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके खासकर इन 4 जगह पर जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ी मतलब जो थोड़ा सा बुजुर्ग जो ऑडियंस है वो भी आती है अधिकतर। सबसे पहले तो मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गया था 2-3 साल पहले, और गंगोत्री यमुनोत्री में रिसेंटली गया था जस्ट 1 महीने पहले। सो केदारनाथ और यमुनोत्री एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको ट्रैक करना पड़ता है। केदारनाथ में 18 किलोमीटर का ट्रैक है और यमुनोत्री में 6 किलोमीटर का ट्रैक है। तो सबसे पहले तो अगर आप ट्रैक कर सकते हो और जा सकते हो, सिर्फ आजकल क्या फैशन हो गया है ना, जब हम लोग गए थे तो इंस्टाग्राम पे रील्स और ये सब कुछ, टिकटॉक वगैरह नहीं था। आजकल लोगों को इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मेरी कजिन बोल रही थी 2-3 दिन पहले, वो मुझसे काफ़ी छोटी है, कि यार भैया मुझे केदारनाथ जाना है। मैंने बोला क्यों? कि मैंने रील्स में देखा है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो रील्स पे देख के, इंस्टाग्राम पे देख के जाते हैं, और 2-3-3-4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद वो लोग रुक जाते हैं कि यार अब मुझसे नहीं होगा। तो आप लोगों को देख के मत सोचो कि मुझे केदारनाथ जाना है। आपके अंदर हो, मन में हो, विश्वास हो या कुछ भी हो कि यार मुझे एक बार होके आता हूँ मैं केदारनाथ, तो आप केदारनाथ होके जाओ, या और आप किसी भी धाम पर जाओ, सिर्फ इंस्टाग्राम पे देख के नहीं। तो केदारनाथ और यमुनोत्री टफ है बिकॉज आपको वहाँ ट्रैक करना पड़ता है। केदारनाथ मुझे इतना उस समय टफ इसलिए नहीं लगा था बिकॉज मैं जस्ट कोविड के रिलैक्सेशंस में गया था, तो वहाँ भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब पूरा ट्रैक पाथ पे बिल्कुल कुछ ही हम लोग हैं, दर्शन बहुत आराम से हो गए सब कुछ। आज तो ट्रैक का पाथ बिल्कुल पैक्ड है, सब कुछ अलग ही है आजकल। तो मैं एक अलग ही टाइम पे गया था, तो मुझे केदारनाथ इतना टफ नहीं लगा जितना मुझे यमुनोत्री टफ लगा। बिकॉज केदारनाथ में काफ़ी एक बड़ा स्पेस है ट्रैक करने के लिए, यमुनोत्री में काफ़ी छोटा स्पेस है, उसी पे घोड़े जा रहे हैं, उसी पे खच्चर आ रहे हैं, सब कुछ उसी पे हो रहा है। तो यमुनोत्री थोड़ा मुझे टफ लगा। बाकी बद्रीनाथ और गंगोत्री में आपकी गाड़ी सीधे मंदिर के बाहर तक जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है बद्रीनाथ और गंगोत्री में। केदारनाथ का और यमुनोत्री का थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। और एक सबसे बड़ा रियलाइजेशन मुझे इस बार हुआ गंगोत्री यमुनोत्री जाके, कि लोग बोलते हैं कि यार बुढ़ापे में हम जाते हैं 4 धाम। ये गलत धारणा है लोगों की। आप मानोगे नहीं, मैंने वहाँ लोगों को जिनको सांस नहीं आ रही है, बुजुर्ग लोग ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं, उनसे चला नहीं जा रहा है, बट लिटरली अपने आप को खींच के ले जा रहे हैं। आप खच्चरों पे ले जा रहे हैं यमुनोत्री में, और पालकियों में ले जा रहे हैं 4-4 लोग। अगर आपके मन की इच्छा है कि मुझे 4 धाम करना है और सब कुछ करना है, आप उसको आपके 30s-40s तक कंप्लीट कर लो। बिकॉज जब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है और सब कुछ नहीं जा रहा है, बट आपके मन में है कि नहीं मुझे 4 धाम करना है, आप अपने शरीर को भी खींच के ले जा रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है बट फिर भी करना है, वो चीज़ गलत हो जाती है। बिकॉज भगवान ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने आप को कष्ट दे के मेरे पास दर्शन करने आओ। आपको फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप तब जाओ। तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी इच्छा है 4 धाम करने की, तो आप 30s-40s में कंप्लीट कर लो, बाद में जाने का कोई सीन नहीं। बस यही है, मुझे लगा कि कंप्लीट कर लेने चाहिए। केदारनाथ बद्रीनाथ पहले हो गया था,
गंगोत्री में जरूर गया था, यमुनोत्री का मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा, बट जब हम आ रहे थे गंगोत्री से तो मेरे साथ जो हम लोग बाइक से गए थे इस बार ऋषिकेश से, जब हम गंगोत्री से आ रहे थे वापस तो मेरे दोस्तों ने बोला कि भैया एक और बच्चा है, आप ये कंप्लीट कर लो तो आपके चारों हो जाएंगे। तो उनके प्रेशर से मैं गया और वो चीज़ हो गई कंप्लीट। कुछ लोगों के मन में धारणा है शायद कि पहले आप यमुनोत्री जाओ, यमुनोत्री के बाद आप गंगोत्री जाओ, फिर केदारनाथ जाओ, फिर बद्रीनाथ जाओ, फिर ऋषिकेश वापस आओ। बट वो आपकी धारणा है, आपको कैसा करना है। जब मैं ट्रिप पे गया था तो मैं सबसे पहले केदारनाथ गया था, और फिर केदारनाथ के बाद एक दिन स्टे करके मैं चौपटा गया था, फिर तुंगनाथ मैंने ट्रैक किया था। तुंगनाथ वर्ल्ड्स का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, केदारनाथ से भी ऊपर हाइट है उसकी। वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में पड़ता है। वो भी ट्रैक करना पड़ता है? वो आपको 4 किलोमीटर का ट्रैक है, चौपटा बेस पे है। चौपटा से आपको 4 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है तुंगनाथ। आप मंदिर के दर्शन करो, और फिर तुंगनाथ से 1-2 किलोमीटर और ट्रैक होता है चंद्रशिला, जहाँ से आप हिमालय के सारे पीक्स देख सकते हो। फिर एक दिन हमने वहाँ स्टे किया तुंगनाथ में, फिर मैं गया बद्रीनाथ। बद्रीनाथ सीधे गाड़ी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे ऐसा आने में। अच्छा, एक आप बता रहे थे ना आप केदारकंठ जगह पे गए थे। मैं फर्स्ट वो मेरी सोलो ट्रिप थी केदारकंठा की। तो बेसिकली उसकी स्टोरी ऐसी है, जितना मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, कि पांडवास केदारकंठा के पीक पे, केदारनाथ के नहीं, लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं केदारनाथ केदारकंठा, तो केदारकंठा के पीक पे शिव का मंदिर बनाना चाह रहे थे। बट जब वो मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, वहाँ के लोकल से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ और सब कुछ। तब उन्होंने डिसाइड करा कि हम टेम्पल यहाँ नहीं कहीं और बनाएंगे। तब वो थोड़ा और आगे गए, फिर उन्होंने वो शिला और स्थापित किया वहाँ पर। उस टेम्पल को आज हम केदारनाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो पांडवों ने ही प्रॉपर बिल्ड किया हुआ है। कुछ आपको ऐसा स्पिरिचुअल कहीं पे फील हुआ हो, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ हो अभी तक, इस खासकर इन ट्रिप्स में, या किसी भी जगह आप अकेले गए हैं? क्योंकि खासकर हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं। मुझे 2 जगह काफ़ी स्पिरिचुअल फील हुआ। एक में गया था बनारस, वो अकेले गया था मैं। बनारस में कहते हैं उसको हजारों साल पुरानी सिटी है, शिव की सिटी है। वहाँ पर घाट बने हुए, एक घाट है वहाँ पर मणिकर्णिका घाट। वो घाट इसके लिए फेमस है कि जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी डेथ होने के बाद आपको वहाँ पर जब अग्नि दी जाती है तो वहाँ पर कहते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाता है। मतलब आपको बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से आप छूट जाते हो, और बिल्कुल ओपन में हो रहा है, कोई घाट नहीं बना हुआ, कुछ नहीं बना हुआ। तो जब मैं बनारस की गलियां घूम रहा था और बनारस के लोगों से मिला और मैंने उस घाटों पे गया सब कुछ, तो मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्ट हुआ। सेम में जब केदारनाथ का ट्रैक कर रहा था और जब केदारनाथ के 2 किलोमीटर बचे हुए थे आने से पहले, तो जब वो कहते हैं ना कि केदारनाथ स्वर्ग है, तो जब केदारनाथ मंदिर दिखना शुरू नहीं हुआ था, बट 1-2 किलोमीटर पहले जब मैं जा रहा था तो आसपास के वाइब्स और पूरा जो नेचर हो मैं जो देख पा रहा था अपने आगे, उसको मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता वर्ड्स के, बट लिटरली वो स्वर्ग है। एक तो वहाँ भीड़ नहीं थी जब मैं गया, तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये था, तो सब कुछ मुझे क्लीन और रॉ दिख रहा था। बट वो लिटरली जीता जागता स्वर्ग है। आपको नहीं पता आप स्वर्ग में जाओगे या कहाँ जाओगे, बट अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आप एक बार केदारनाथ जरूर जाओ। रील्स और इंस्टाग्राम को देख के नहीं, बट अगर आपके मन में विश्वास हो रहे तो आपको एक बार जरूर जाना चाहिए उस जगह पर। अभी एक काफी रील भी पॉपुलर हो गई थी थोड़ी, वो वाली जिसमें वो खच्चरों को स्मोक करा करा के और ऊपर। बेसिकली वो रील जितना मुझे पता पड़ा कि वो केदारनाथ की नहीं थी, वो हेमकुंड साहब की थी। बद्रीनाथ से एक रास्ता निकलता है, हेमकुंड साहब था। बट गलत है यार, हम भारत में रहते हैं और भारत के जीव जंतुओं को हम अपना मानते हैं। लोग काफ़ी अपने डॉग्स पेट्स को सबको अपने पास रखते हैं। तो अगर आप किसी भी जीवित प्राणी के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत ही गलत है, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और मैं यही बोलूँगा, मैंने जैसा बोला, अगर आपकी हिम्मत है तो आप इन ट्रैक्स पे जाओ, केदारनाथ, यमुनोत्री या कहीं पर भी। आपकी हिम्मत नहीं है तो आप इनके ऊपर बैठ के और वो सब कुछ जाके क्या मतलब है। आप परेशान कर रहे हो, ठीक है आपके पास पैसा है, आप सब कुछ दे रहे हो, बट आप क्यों जाओगे आप उन सब चीज़ों के ऊपर। और खासकर ऐसी जगह पर जाने से पहले आप एक प्री मेडिकल टेस्ट भी कंपलसरी होना चाहिए। प्री मेडिकल टेस्ट कंपलसरी यार, देखो आपके हेल्थ के बारे में आपको पता है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल्स क्या चल रहा है, या मुझे हार्ट का इशू तो नहीं है, या मेरे को ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है। बिकॉज अगर आप इतनी ठंडी जगह जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या हो सकता है।
आपको प्रॉपर प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जब मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गया था, प्रॉपर मेडिसिन का एक पैकेट लेके गया था कि यार कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास चीज़ें रहनी चाहिए। तो आपकी हेल्थ आपको पता है, इसलिए मैंने बोला कि अगर मन है तो 30s-40s में होके आ जाओ केदारनाथ। उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और हेलीकॉप्टर का जो रूट है वहाँ, यार वहाँ पे ना 2 तरीके से आप जा सकते हो। पहला तो ये कि आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग बेस होता है केदारनाथ का, फिर उसके आगे से ट्रैक शुरू होता है। तो वहाँ पर 2-3 हेलीपैड्स बने हुए हैं, एक फाटा बना हुआ है, सोनप्रयाग बना हुआ है, एक और बना हुआ है, मुझे याद नहीं है। तो या तो आप ऋषिकेश से बाय टैक्सी या बाय बस, जिससे भी आपको जाना हो आप जाओ, और हेलीकॉप्टर के एडवांस में 1-2 महीने पहले बुकिंग कर लो, तो आप केदारनाथ जा सकते हो और दर्शन करके सेम डे आना हो या अगले दिन आना हो, आप आ सकते हो। पहला तो ये रूट है केदारनाथ का। दूसरा रूट है कि आजकल हेली सर्विसेज के पैकेजेस चलते हैं जो आपको चारों धाम कराते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं उसमें, तो उनका पैकेज रहता है अराउंड 1,80,000 पर पर्सन। आपको देहरादून टू देहरादून उनका पैकेज रहता है। आपको देहरादून से यमुनोत्री ले जाएंगे, एक दिन आप स्टे वहाँ करो, देन गंगोत्री, देन बद्रीनाथ, देन केदारनाथ, देन बद्रीनाथ। हर जगह 1-1 दिन का स्टे होता है, और जो सबसे अच्छी प्लेस होती है आपको वहीं स्टे कराते हैं। जैसे देहरादून में मैरियट में स्टे कराते हैं, और हर जगह जो सबसे बेस्ट होता है। तो हेलीकॉप्टर से आपको हर जगह जाना होता है। ट्रैक करने के लिए आपको जो पालकी रहती है उसमें वो लोग आपको ले जाते हैं यमुनोत्री में, बिकॉज यमुनोत्री में हेलीकॉप्टर मंदिर तक नहीं जा पाता। केदारनाथ में तो मंदिर से 200-300 मीटर का डिस्टेंस रहता है। सो उनका पैकेज रहता है 1,80,000 रुपये, और हर साल ये 5-10 हज़ार रुपये बढ़ता है। सो अगर आपके पास पैसा है तो आप ये पैकेज से जाओ, नहीं है फिर भी आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग चले जाओ, उससे आप केदारनाथ चले जाओ हेलीकॉप्टर से, वापस आ जाओ। मैं गया ट्रैक करके था पूरा केदारनाथ, बट जब मैं आया था तो मैं हेलीकॉप्टर से आया था, बिकॉज उस समय इजीली ऑन द स्पॉट मिल रहा था। और मैं हेलीकॉप्टर से भी इसलिए आया था बिकॉज मुझे सेम डे चौपटा से तुंगनाथ ट्रैक करना था, जिस दिन मुझे आना था। तो मेरे पास टाइम की कमी थी, इसलिए मैं हेलीकॉप्टर से आया, और उस समय रेट्स भी काफ़ी कम थे। बट ये रेट्स हैं नॉर्मली अगर आपको पैकेज के थ्रू जाना है तो। और अगर आपको जाना है पैकेज के, आपको 2-3 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है जाने से पहले, जब भी स्टार्ट हो। खासकर आपके काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और आपकी कहानी सुनकर मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी करना चाहिए। और हाँ, हर कुछ बजट में रह के भी करी जा सकती है, ऐसा नहीं है। पर ऐसी क्या चीज़ें आप ऐसा क्या एड्रेस करना चाहेंगे कि हमें सोलो ट्रैवलिंग ही क्यों करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हमें सोलो ट्रैवलिंग ही करना चाहिए या समथिंग कुछ ऐसा है, बट हाँ लाइफ में एक बार ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज आपने हमेशा अपने फैमिलीज के साथ ट्रैवल किया है या अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल किया है। आप एक बार ये कोशिश करो कि क्या मैं अकेले एक बार निकलता हूँ या निकलती हूँ, और अगर मैं जाता हूँ तो मैं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। आप किसी सिटी में काम कर रहे हो, आपको अकेला रहना पड़ रहा है, वो आपको चीज़ें सिखाती हैं। ट्रैवलिंग में क्या होता है, आपको एक अलग अलग नज़रिए मिलते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग मिलते हैं, उनका आपको नज़रिया जानने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, आपको खुद को पहचानने का मौका मिलता है कि यार मैं अकेले रह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। अगर आप इंट्रोवर्ट बैठ के अपने किसी कमरे में बैठे हो तो कोई सोलो ट्रैवलिंग करने का मतलब नहीं है। हॉस्टल्स में रहो, डॉर्म्स में रहो, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा रूम्स हो, मुझे अपना पर्सन ये सब चाहिए, पर्सनल स्पेस वगैरह सब कुछ चाहिए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। डॉर्म्स में रहो, हॉस्टल्स में रहो, लोगों के साथ घुलो मिलो, लोगों के साथ घूमने जाओ, आपको पता चलेगा कि यार ये भी लाइफ होती है। सब आपको सामने वाले के अलग अलग पर्सपेक्टिव जानने को मिलते हैं कि यार अच्छा ये कर रहा है, ये घूम रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। तो एक अलग ही लाइफ है। एक बार तो लाइफ में सबको मेरे हिसाब से सोलो ट्रैवलिंग करनी चाहिए, और फिर उसके बाद इसका चस्का लग जाए तो फिर ठीक ही है। इनफैक्ट कोविड के बाद तो काफ़ी लोगों का जो वर्क फ्रॉम होम का फेमस हुआ है। इनफैक्ट कोविड के बाद ही हॉस्टल्स फेमस हुए हैं। आप हॉस्टल्स जाओगे, आपको हर जगह वाईफाई मिल रहा है, काम कर रहे हो, शाम को रात को घूम रहे हो, तो एक वो अलग ही कल्चर बन गया है हॉस्टल्स का। तो एक बार तो यार लाइफ में ज़रूर सोलो ट्रैवलिंग सबको करना चाहिए। ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। सो थैंक यू समर्थ भैया, आपने काफ़ी, आप बिजी रहते हैं और आपने टाइम निकाला और इतने लंबे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे इसके लिए बुलाया। हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे और एट लास्ट हमने इस चीज़ को कर लिया, तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट को। और अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो हमें वहाँ पर रेटिंग ज़रूर दीजिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए।